मूवी की शुरुआत मार्सेलस नाम के एक विशाल पैसिफिक ऑक्टोपस से होती है जो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है। एक समय था जब वह खुले समंदर में आजाद घूमता था, जहां शांति थी, भरपूर खाना था और सबसे बढ़कर अकेलापन था जिसे वह बेहद पसंद करता था। लेकिन अब उसकी जिंदगी एक छोटे से एक्वेरियम में कैद होकर रह गई है, जहां उसे हर दिन शोर मचाते बच्चों को सहना पड़ता है। उसे ये बात बेहद अजीब लगती है कि उसे इंसान रूपी उन क्रिएचर्स के सामने बेबस होकर जीना पड़ रहा है जिन्हें वह खुद से कहीं ज्यादा बेवकूफ समझता है, और उसी वजह से वह ज्यादातर समय खुद को कैमोफ्लेज करके छिपाए रखता है। पूरे एक्वेरियम में अगर उसे कोई इंसान पसंद है तो वह है वहां काम करने वाली 70 साल की सफाई कर्मचारी टोवा। मार्सेलस महसूस करता है कि टोवा उसकी पीड़ा समझती है। दोनों को अकेलापन पसंद है और दोनों के दिल में समुद्र से जुड़ा कोई गहरा दर्द छिपा है जिसे वे कभी भूल नहीं पाए। काम के बाद टोवा टाउन की दुकान पर जाती है, जहां शॉप ओनर ईथन उसे पहले से ही जानता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन टोवा हमेशा की तरह ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती। वह घर लौट आती है और एक पुराना खिलौना देखकर अपने बेटे एरिक को याद करने लगती है, जो 30 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुका है। इसी दौरान उसके फोन पर ओल्ड एज होम से मैसेज आता है, जो टोवा का वहां की वेटिंग लिस्ट में नाम होने की वजह से उसके आने के लिए कंफर्मेशन मांग रहे होते हैं। अगले दिन टोवा टाउन की तरफ जा रही होती है, तभी तेज म्यूजिक बजाती हुई एक कैंपर वैन उसके पास से गुजरती है। इस वैन को कैमरन नाम का एक लड़का चला रहा होता है, लेकिन उसकी वैन अचानक खराब हो जाती है। मजबूर होकर वह मदद मांगने ईथन की दुकान पर पहुंचता है। ईथन उसे कॉफी ऑफर करता है और उसके इस छोटे से टाउन में आने की वजह पूछता है, तो कैमरन बताता है कि वह यहाँ एक ऐसे आदमी को ढूंढने आया है जिससे उसे बहुत सारा पैसा लेना है। यही बातों बातों में ईथन को पता चलता है कि कैमरन मॉथ सॉसेज नाम के बैंड में गिटारिस्ट है। खुद भी म्यूजिक लवर होने की वजह से ईथन उसकी मदद करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ टोवा अपनी नेटिंग क्लब वाली दोस्तों से मिलती है, जो हमेशा गॉसिप में लगी रहती हैं और टोवा को भी बातों में शामिल करने की कोशिश करती हैं। लेकिन टोवा कहती है कि उसे ऐसी बातें पसंद नहीं है। हालांकि एक्वेरियम पहुंचते ही वह मार्सेलस से गॉसिप करने लगती है। वह उसे बताती है कि उसके पति हमेशा कहा करते थे कि यह छोटा टाउन किसी फिश टैंक जैसा है, यहाँ हर छोटी बात तुरंत फैल जाती है, और उसी के पति ने उसका नाम ओल्ड एज होम की वेटिंग लिस्ट में डलवाया था, क्योंकि बेटे के खो जाने के बाद वह नहीं चाहते थे कि टोवा उस बड़े घर में अकेली रह जाए, बल्कि वह चाहते थे कि वह घर बेचकर जिंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन टोवा कभी ऐसा नहीं कर पाई। मार्सेलस उसकी बातें सुनते हुए महसूस करता है कि जैसे टोवा अपने मन की गहराई में ही छिपी किसी चीज से आजाद होना चाहती है। इसी दौरान सफाई करते समय टोवा देखती है कि मार्सेलस अपने टैंक से बाहर निकलकर तारों में उलझ गया है। वह तुरंत उसकी मदद करती है। मार्सेलस धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ने लगता है। फिर टोवा जल्दी से टैंक का लिड खोल देती है, जिससे मार्सेलस वापस पानी में चला जाता है। वह महसूस करता है कि पानी से बाहर हर मिनट उसके तीनों दिलों की हार्ट बीट धीमी होती जा रही थी, और अगर टोवा समय पर नहीं आती तो शायद वह मर जाता। टोवा प्यार से अपने हाथ पानी में डालती है और मार्सेलस भी प्यार से उसके हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक संतुलन बिगड़ने से टोवा सीढ़ियों से गिर पड़ती है। हालांकि मार्सेलस उसे चोट नहीं पहुंचाना चाह रहा था, उसने बस टोवा के दिल का खालीपन और तकलीफ महसूस कर लिया था। इसी पल वह तय करता है कि जैसे टोवा ने उसकी जान बचाई, वैसे ही अब वह भी टोवा की तकलीफ दूर करने के लिए कुछ करेगा। अगली सुबह जब टोवा की आंख खुलती है तो उसका एंकल बुरी तरह सूजा हुआ होता है। वह दर्द की दवा लेने ईथन की दुकान पर पहुंचती है। उसकी हालत देखकर ईथन उसे काम पर न जाने की सलाह देता है और जबरदस्ती उसके पैर पर बैंडेज भी कर देता है। थोड़ी देर बाद टोवा एक्वेरियम पहुंचती है, जहां ऑनर टेरी मार्सेलस के टैंक का लिड लॉक कर रहा होता है। वह बताता है कि रीफ टैंक से मॉलस्क्स लगातार गायब हो रहे हैं और मार्सेलस का वजन भी बढ़ गया है। इसका मतलब वही चोरी छिपे बाहर निकलकर उन्हें खा रहा है। टेरी कहता है कि अक्सर पैसिफिक ऑक्टोपस अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ऐसा बिहेवियर करने लगते हैं। ये सुनकर टोवा दुखी हो जाती है। तभी टेरी उसके घायल पैर को देखकर समझ जाता है कि वह कुछ दिनों तक काम नहीं कर पाएगी। उधर ईथन और कैमरन अब अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं और कैमरन को पता चलता है कि उसकी वैन रिपेयर कराने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, इसलिए वह ईथन से जल्दी पैसे कमाने के लिए किसी काम के बारे में पूछता है। इधर टोवा अब मार्सेलस को बताती है कि वह कुछ दिनों तक एक्वेरियम नहीं आएगी और उदास होकर सोचने लगती है कि जब मार्सेलस भी इस दुनिया से चला जाएगा तब उसके पास आखिर बचेगा ही क्या। रात में घर लौटने पर टोवा को फिर से ओल्ड एज होम की तरफ से मैसेज मिलता है। उन्हें अगले दिन तक उसका फाइनल डिसीजन चाहिए होता है। वह उदास होकर चुपचाप अपने बेटे एरिक के कमरे में चली जाती है। उन यादों को महसूस करते हुए टोवा समझ नहीं पा रही होती कि वह सच में इस घर को छोड़ पाएगी भी या नहीं। अगली सुबह वह फिर से एक्वेरियम पहुंचती है तो अंदर का नजारा देखकर चौंक जाती है। कैमरन बुरी तरह परेशान होकर मार्सेलस को वापस टैंक में डालने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि मार्सेलस एक बार फिर बाहर निकल आया होता है और कैमरन उसे संभाल नहीं पा रहा होता। टोवा तुरंत कैमरन से रास्ता साफ करवाती है, टैंक का लिड खुलवाती है और प्यार से मार्सेलस को वापस पानी में पहुंचा देती है।
वह गुस्से में कैमरन से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, और पता चलता है कि कैमरन को ही टोवा की जगह कुछ दिनों के लिए काम पर रखा गया है। फिर टोवा मार्सेलस के पास उससे बात करने जाती है। तब कैमरन पहली बार उसका असली लाल रंग देखता है। टोवा उसे समझाती है कि ऑक्टोपस अपनी स्किन का कलर बदलकर कैमोफ्लाज कर सकते हैं। इसके बाद कैमरन काम खत्म हो गया मानकर वहां से जाने लगता है, लेकिन टोवा उसे रोक लेती है। वह एक्वेरियम की गंदगी दिखाकर कहती है कि हर काम करने का एक सही तरीका होता है और एक गलत तरीका। कैमरन को उसका टोन पसंद नहीं आता, लेकिन जब टोवा उसे धमकी देती है कि वह टेरी को बता देगी कि उसकी वजह से मार्सेलस लगभग भाग चुका था, तो कैमरन अपनी नौकरी खोने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मजबूरी में उसकी बात मान लेता है। इसके बाद टोवा उसे एक्वेरियम साफ करने का सही तरीका सिखाने लगती है। हालांकि दोनों छोटी छोटी बातों पर बहस करते रहते हैं, जिससे परेशान होकर मार्सेलस ग्लास पर छलांग लगा देता है। टोवा तुरंत टैंक का लिड खोलकर उससे बात करने लगती है और उसे बताती है कि उसने ओल्ड एज होम वाली जगह एक्सेप्ट कर ली है। फिर उदास होकर कहती है कि काश मार्सेलस उसे बता पाता कि उसने सही फैसला लिया है या नहीं। हालांकि मार्सेलस भी नहीं चाहता कि टोवा यह जगह छोड़कर जाए। उसे महसूस होने लगता है कि शायद कैमरन ही वह इंसान है जो टोवा को दोबारा जीना सिखा सकता है, क्योंकि मार्सेलस को दोनों की आंखों में एक जैसा दर्द महसूस हो रहा होता है। रात में ईथन कैमरन को अपनी प्रॉपर्टी में वैन पार्क करने की परमिशन दे देता है और घर में सोने का भी ऑफर देता है, लेकिन कैमरन अपनी वैन में ही सोता है। अगले दिन टोवा उसे फिर से सफाई का काम सिखाने लगती है। फिर भी कैमरन गार्बेज कैन गलत जगह रख देता है तो टोवा गुस्से में पूछ बैठती है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? ये सुनते ही कैमरन चुप हो जाता है और धीमी आवाज में कहता है कि उसकी माँ उसके साथ इतनी देर रही ही नहीं कि उसे कुछ सिखा पाती। ये सुनकर टोवा तुरंत शर्मिंदा हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने अनजाने में कैमरन के पुराने घाव छेड़ दिए। बाद में टोवा को जेसिका नाम की रियल एस्टेट एजेंट घर बेचने के सिलसिले में मिलने बुलाती है, लेकिन जेसिका के ऑफिस के सामने ही एक सैलून में टोवा की सारी दोस्त उसे देख लेती हैं। वे उसे देखकर खुश हो जाती हैं और बताती हैं कि वे अपनी दोस्त मैरियन के फेयरवेल फंक्शन की तैयारियां कर रही हैं। यहीं गॉसिप करते हुए वे कैमरन की भी बात छेड़ देती हैं कि उन्होंने अफवाह सुन रखी है कि वह टाउन में किसी से पैसे वसूलने आया है, इसलिए शायद वह कोई गैंगस्टर है। इसी बीच कैमरन भी जेसिका के ऑफिस पहुंचता है और साइमन ब्रिंक्स नाम के बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन के बारे में पूछता है। जेसिका उसके कॉन्टैक्ट्स ढूंढने अंदर चली जाती है। तभी वहां एवरी नाम की लड़की टॉवल में आती है, जो अक्सर वहीं जेसिका के वर्क प्लेस में ही शॉवर लेती है। कैमरन उससे मजाक करने लगता है, लेकिन एवरी कैमरन की जीप खुली देखती है और उसे बिल्कुल सीरियस इंसान नहीं समझती। बाद में कैमरन उसका पीछा करते हुए उसकी शॉप तक पहुंच जाता है, लेकिन एवरी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तब कैमरन मजाक में कहता है कि कस्टमर के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह यहाँ सर्फ बोर्ड खरीदने आया है। एवरी तुरंत उसे सुधारते हुए कहती है कि वे सर्फ बोर्ड्स नहीं बल्कि पैडल बोर्ड्स हैं। फिर वह कहती है कि यह उसकी शॉप है, इसलिए वह जैसे चाहे वैसे बात करेगी। कम से कम वह कैमरन की तरह वैन में तो नहीं रहती। कैमरन कैजुअली बता देता है कि वह सच में अपनी वैन में रहता है और उसी वैन में उसकी माँ की मौत हुई थी। ये सुनते ही एवरी का एटीट्यूड थोड़ा नरम पड़ जाता है और माफी के तौर पर वह कैमरन को उसके नेक पेन के लिए बाम दे देती है। लेकिन बाहर निकलते ही कैमरन देखता है कि शेरिफ उसकी वैन पर पार्किंग फाइन लगा रहा है। वह भागकर उसके पास जाता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन शेरिफ उसकी एक नहीं सुनता। तभी वहां टोवा भी पहुंच जाती है। वह शेरिफ से कहती है कि गलती कैमरन की नहीं बल्कि उसकी है, वह सिर्फ उसका इंतजार कर रहा था। टोवा को पहचानते ही शेरिफ फाइन माफ कर देता है। इसके बाद टोवा खुद भी उसकी वैन में बैठ जाती है ताकि शेरिफ को लगे कि वह सच बोल रही है। कैमरन उसे थैंक्स कहता है, लेकिन वैन के अंदर की गंदगी देखकर टोवा इरिटेट हो जाती है और कहती है कि अब वह उसे एक क्लीनिंग फार्मूला देगी जिससे सब साफ हो जाएगा। बाद में जेसिका टोवा का घर देखने पहुंचती है। वह घर का एक एक कोना ध्यान से देखती है, लेकिन जैसे ही एरिक के कमरे की तरफ बढ़ती है टोवा खुद दरवाजे पर ही रुक जाती है। इतने साल बीत जाने के बाद भी वह उस कमरे के अंदर जाकर अपने बेटे की यादों का सामना नहीं कर पाती। पूरा घर देखने के बाद जेसिका कहती है कि यह जगह काफी खूबसूरत है और घर की अच्छी कीमत मिल सकती है, लेकिन टोवा उससे रिक्वेस्ट करती है कि फिलहाल यह बात किसी को न बताए, क्योंकि उसने अभी तक अपनी दोस्तों को भी घर बेचने के बारे में नहीं बताया है। जेसिका भी कोशिश करने का वादा करती है। साथ ही वह सलाह देती है कि घर को थोड़ा अच्छे से क्लीन करवा दिया जाए ताकि यहाँ हुई पुरानी ट्रेजेडीज बायर्स को महसूस न हो। जो सीधा टोवा के बेटे एरिक के सुसाइड की तरफ इशारा होता है, उधर कैमरन अपने बैंड मेंबर्स से बात कर रहा होता है जो प्रेगनेंसी के चलते उनके अपकमिंग शो को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ तक कि पैसों की कमी के चलते कैमरन के नई एल्बम रिलीज करने के प्लान को भी टाल देते हैं, जिससे कैमरन परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ टोवा जेसिका की बातों से आहत होकर एक्वेरियम में मार्सेलस से शिकायत कर रही होती है कि लोग आज भी उसके बेटे एरिक के सुसाइड करने जैसी अफवाहों पर विश्वास करते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि कैमरन अभी तक काम पर नहीं पहुंचा।
गुस्से में वह उसे ढूंढने निकल पड़ती है। पीछे मार्सेलस उसकी तकलीफ समझता है, क्योंकि वह खुद भी कभी अपने दुश्मनों ईल्स से घायल हो चुका था और वे अब भी उसके सामने वाले एक्वेरियम में रहते हैं। टोवा सीधे ईथन के घर पहुंचती है, जहां कैमरन उसका टूटा हुआ दरवाजा ठीक कर रहा होता है। कैमरन कहता है कि वह थोड़ी देर में एक्वेरियम आ जाएगा, लेकिन टोवा गुस्से में कहती है कि अगर उसके पास जॉब है तो उसे जिम्मेदारी से करना चाहिए। लेकिन कैमरन भी इरिटेट हो जाता है और कहता है कि उसे अपना काम करना आता है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और नाराज होकर टोवा वहां से चली जाती है। उसके जाते ही ईथन बाहर आता है। कैमरन चिढ़कर कहता है कि टोवा पूरी तरह इंसान है, लेकिन ईथन तुरंत उसका बचाव करता है। वह कहता है कि टोवा एक बहुत अच्छी औरत है। उसके बेटे की मौत के बाद उसकी जिंदगी में अगर कुछ बचा है तो बस वही एक्वेरियम की नौकरी। कैमरन हैरानी से पूछता है कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ था, जिस पर ईथन सिर्फ इतना कहता है कि वह कहानी उसे खुद टोवा से सुननी चाहिए। लेकिन अगले कई दिनों तक टोवा एक्वेरियम नहीं आती। मार्सेलस उसे याद करता रहता है। कैमरन भी अब अकेले ही पूरा काम संभालने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे टोवा ने उसे सिखाया था। धीरे धीरे मार्सेलस भी कैमरन को पसंद करने लगता है। टोवा की तरह ही कैमरन भी अब अक्सर मार्सेलस के पास बैठकर बातें करने लगता है। वह उसे एवरी के बारे में बताता है कि उसे वह लड़की कितनी पसंद है। धीरे धीरे वह अपनी माँ के बारे में भी बताता है कि उसकी माँ ड्रग्स की एडिक्ट थी और कभी उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाई। उसका बचपन रिश्तेदारों के घरों में भटकते हुए बीता। फिर कुछ समय पहले उसे पता चला कि उसकी माँ की ओवरडोज से मौत हो गई, उसी वैन में जिसमें वह सालों से रहती थी। उसकी माँ उसके लिए बस वही गंदी पुरानी वैन छोड़कर गई थी। कैमरन कहता है कि उसने उसे जितना हो सका साफ किया और उसी वैन में उसे अपने असली पिता की फोटो मिली। वहीं से उसे पहली बार उसके नाम का पता चला। साथ ही उसे एक रिंग भी मिली थी जिस पर ELS इनिशियल्स बने थे। बस उसी सुराग के सहारे वह इस टाउन में अपने खोए हुए पिता को ढूंढने आया है। दूसरी तरफ टोवा अपने बेटे एरिक का कमरा साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसे वह दिन याद आ जाता है जब उसकी एरिक से बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। गुस्से में एरिक ने उनका फेवरेट टॉय तोड़ दिया था। उसी समय टोवा को कैमरन का फोन आता है। वह घबराया हुआ कहता है कि मार्सेलस कहीं गायब हो गया है। यह सुनते ही टोवा तुरंत एक्वेरियम पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि मार्सेलस कहीं गया ही नहीं था। वह तो बस चट्टानों के बीच कैमोफ्लाज करके छिपा हुआ था। असल में मार्सेलस ने जानबूझकर यह सब किया होता है ताकि दोनों फिर से एक दूसरे से बात कर सकें। टोवा टैंक का लिड खोलकर उसे हेलो कहती है। फिर वह कैमरन से भी अपना हाथ पानी में डालने को कहती है। जैसे ही कैमरन ऐसा करता है, मार्सेलस उसके हाथ को भी पकड़ लेता है। टोवा कैमरन से पूछती है कि क्या उसे वह आदमी मिला जिसे वह ढूंढ रहा था। तब कैमरन पहली बार सच बताता है। वह कहता है कि वह आदमी उसका पिता है, जिसने उसकी माँ को प्रेगनेंसी के समय छोड़ दिया था। कुछ दिनों पहले उसे पता चला कि वही आदमी अब रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत अमीर बन चुका है। इसके बाद कैमरन उसे पूरा एक्वेरियम दिखाता है, जिसे उसने अब काफी अच्छे से संभालना शुरू कर दिया है। ये देखकर टोवा खुश हो जाती है और उसकी मदद करने का फैसला करती है। वह कहती है कि उन्हें पुराने फोन बुक में उस आदमी का एड्रेस ढूंढना चाहिए। फिर वह कैमरन को अपने घर ले जाती है, जहां दोनों मिलकर पुरानी फोन डायरेक्टरी चेक करने लगते हैं। काफी देर बाद उन्हें एस ब्रिंक्स नाम का एक आदमी मिल जाता है। कैमरन तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन नंबर बंद निकलता है। तभी टोवा को उसी के साथ एक एड्रेस भी दिखाई देता है। वह कहती है कि उन्हें वहां जाकर देखना चाहिए, लेकिन कैमरन कहता है कि उसकी खटारा वैन इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर सकती, तो टोवा खुद उसे अपनी कार से चलने का ऑफर देती है। रास्ते में उसे पता चलता है कि कैमरन सच में एक म्यूजिक बैंड में गिटारिस्ट है। यही कैमरन के फोन पर एक मैसेज आता है, लेकिन टोवा तुरंत उसका फोन पकड़ लेती है और कहती है ड्राइविंग करते समय टेक्सटिंग नहीं। वह देखती है कि मैसेज एवरी का है और कैमरन से पूछती है कि क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। कैमरन कूल बनने के लिए कहता है कि वे बस कैजुअली टेक्सटिंग कर रहे हैं और वह एवरी को भाव भी नहीं देता है, लेकिन टोवा समझ जाती है कि कैमरन एवरी को पसंद करता है। वह पूछती है कि उसे रिप्लाई में क्या लिखना चाहिए। कैमरन घबरा जाता है और कहता है कि वह बाद में रिप्लाई कर देगा, लेकिन गलती से टोवा कॉल बटन दबा देती है और एवरी फोन उठा लेती है। टोवा ऑकवर्ड तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर सीधे बोल देती है कि कैमरन उसे डेट पर ले जाना चाहता है। दोनों तरफ कुछ पल की ऑकवर्ड साइलेंस रहती है, फिर वे हंसने लगते हैं। आखिरकार एवरी अगले संडे डेट के लिए हाँ कह देती है। कुछ देर बाद वे उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। कैमरन नर्वस होकर डोर नॉक करता है। एक आदमी बाहर आता है और साइमन के बारे में पूछने पर रूखे तरीके से कहता है कि वहां ऐसा कोई नहीं रहता। डरकर कैमरन वापस कार में आ जाता है, लेकिन टोवा खुद मामले को संभालने के लिए आगे बढ़ती है और उस आदमी से बहस करने लगती है। तभी अचानक वह बूढ़ा आदमी गन निकाल लेता है। कैमरन तुरंत टोवा को पकड़कर वापस कार में ले आता है और दोनों डरते हुए वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद टोवा उसे एक शांत बीच पर ले जाती है। वह बताती है कि वह अक्सर यहाँ अपने बेटे एरिक को लेकर आया करती थी। एरिक को स्टारफिश बहुत पसंद थी और उसके पिता उन्हें पकड़ने में उसकी मदद करते थे। टोवा दुखी होकर कहती है कि उसे अफसोस है कि वे कैमरन के पिता को नहीं ढूंढ पाए।
तब कैमरन बताता है कि बचपन में उसकी माँ हमेशा कहा करती थी कि उसके पिता उसके पैदा होने को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, और जब उसे उनके नाम का पता चला, उनकी रिंग मिली, तब उसने सच में विश्वास करना शुरू कर दिया था कि शायद उसके पिता उसकी परवाह करते होंगे। लेकिन अब उसे खुद नहीं पता कि वह आखिर यहाँ कर क्या रहा है। टोवा धीरे से कहती है कि वह इस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझती है। मार्सेलस भी अब उनकी बॉन्डिंग देखकर खुश होने लगता है कि आखिर उसकी चालाकी की वजह से कैमरन और टोवा अब सच में एक दूसरे के अच्छे साथी बनते जा रहे हैं। बाद में जब कैमरन और ईथन साथ बैठकर गिटार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी टोवा वहां कैमरन की चाबी देने पहुंचती है, जो वह एक्वेरियम में ही भूल आया था। लेकिन जैसे ही वह जाने लगती है, तभी कैमरन ईथन को उसे रोकने के लिए इशारा करता है और थोड़ी हिम्मत जुटाकर ईथन टोवा को चाय पर बाहर चलने के लिए पूछ लेता है। ये सुनते ही टोवा हल्का सा ब्लश करके वहां से चली जाती है, जिसका मतलब साफ तौर पर हाँ होता है। जल्दी ही टोवा की सारी दोस्तों को भी यह बात पता चल जाती है। वे सीधे टोवा को डेट के लिए तैयार करने उसके घर पहुंच जाती हैं। टोवा बार बार कहती है कि यह कोई डेट नहीं है, लेकिन उसकी दोस्त भी हंसते हुए कहती हैं कि यह डेट ही है, क्योंकि पूरे टाउन को पता है कि ईथन वैसे भी उसे सालों से पसंद करता है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और ईथन टोवा को डेट के लिए लेने आ जाता है। ये देखकर टोवा की सारी दोस्त छिपकर मुस्कुराने लगती हैं। दूसरी तरफ कैमरन भी एवरी के साथ अपनी डेट पर होता है। एवरी उसे पैडल बोर्डिंग सिखा रही होती है, जो उसे काफी मुश्किल लगता है। वहीं समुद्र किनारे टोवा और ईथन साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। ईथन बताता है कि उसे ग्रोसरी स्टोर चलाना इसलिए पसंद है क्योंकि वहां उसे रोज नए लोग मिलते हैं। उसके लिए लोगों से मिलना खुशी की बात है। ये सुनकर टोवा कहती है कि वे दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, क्योंकि उसे एक्वेरियम में अकेले रहना पसंद है। तब ईथन मुस्कुराकर कहता है कि वह वहां भी अकेली नहीं होती, क्योंकि वहां उसके सी फ्रेंड्स हमेशा उसके साथ रहते हैं। उधर कैमरन और एवरी भी अब अपनी डेट पर एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, एक दूसरे को टीज करते हैं। फिर मजाक मस्ती में एवरी कैमरन को पानी में धक्का दे देती है। दोनों खूब हंसते हैं। इधर ईथन भी टोवा को उसका फेवरेट म्यूजिक सुनाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। लेकिन तभी टोवा को अपने हस्बैंड और बेटे एरिक के साथ बिताए पुराने दिन याद आने लगते हैं, जिससे अचानक ईथन की टी शर्ट पर काफी गिर जाती है। टोवा तुरंत उससे माफी मांगती है और घर वापस जाने की बात कह देती है। दूसरी तरफ एवरी और कैमरन वापस उसकी शॉप पहुंचते हैं। एवरी उसे टॉवल देती है ताकि वह खुद को सुखा सके, लेकिन तभी एक लड़का बाहर आकर एवरी को मॉम कहकर बुलाता है। एवरी ऑकवर्ड होकर कहती है कि वह अभी आती है, और फिर कैमरन को बताती है कि वह इस तरह नहीं बताना चाहती थी कि उसका एक बेटा भी है। लेकिन यह सुनकर कैमरन पूरी तरह अनकंफर्टेबल हो जाता है और अचानक वहां से चला जाता है। रात में वह एक्वेरियम में मार्सेलस से बात करते हुए रिग्रेट करने लगता है कि उसने अपनी डेट खराब कर दी। तभी वहां टोवा भी आ जाती है। वह भी बताती है कि उसकी अपनी डेट अच्छी नहीं रही। यह सुनकर कैमरन हंस पड़ता है और कहता है कि अच्छा हुआ वह अकेला नहीं है जिसने अपनी डेट बर्बाद की। लेकिन टोवा उसे समझाती है कि उसने कुछ खराब नहीं किया। वह कहती है कि एवरी ने अपने बच्चे के बावजूद उसके साथ टाइम स्पेंड करना चुना। इसका मतलब वह उसे पसंद करती है, इसलिए उसे वापस जाकर उसे माफी मांगनी चाहिए। वह बताता है कि उसने एवरी के लिए लोकल बार में एक परफॉर्मेंस स्लॉट भी बुक किया था, लेकिन अब वहां जाने का कोई मतलब नहीं। तब टोवा उससे कहती है कि वह उसके साथ चलेगी। दोनों बार पहुंचते हैं। टोवा जाकर ऑडियंस में बैठ जाती है। कुछ देर बाद कैमरन की परफॉर्मेंस अनाउंस होती है। वह स्टेज पर जाकर गाना शुरू करता है, लेकिन शुरुआत में कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। लोग शोर मचाते रहते हैं। तब टोवा जोर से सबको चुप रहने के लिए कहती है। एक आदमी भी उसका साथ देते हुए चिल्लाता है, जिससे सब लोग कैमरन की आवाज सुनने लगते हैं और उसका गाना सभी को पसंद आने लगता है। गाना खत्म होते ही पूरा बार तालियों से गूंज उठता है। टोवा भी खुश होकर कहती है कि वह अमेजिंग था। फिर दोनों साथ बैठकर ड्रिंक्स लेते हैं। देर रात वे दोनों नशे की हालत में टोवा के घर वापस पहुंचते हैं। अंदर आते ही कैमरन कहता है कि उसके स्टेयर्स बहुत खराब हैं और उन्हें ठीक करने की जरूरत है। टोवा उसे अपनी दोस्तों द्वारा भेजा गया खाना देती है। फिर धीरे धीरे वह अपने बेटे एरिक के बारे में बातें करने लगती है। वह कहती है कि उस दिन से पहले उनकी कभी इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी। कुछ समय से एरिक अजीब बिहेवियर करने लगा था। वह रात में चोरी छिपे बाहर जाता था। उसके हस्बैंड को लगता था कि जरूर कोई लड़की होगी, लेकिन जब टोवा ने एरिक से इसके बारे में पूछने की कोशिश की तो वह गुस्से में भड़क गया। उसने उनका फेवरेट टॉय तोड़ दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन भी उसने टोवा से बात नहीं की। फिर उसी शाम वह हमेशा की तरह बोट लेकर समुद्र में चला गया, लेकिन इस बार कभी वापस नहीं लौटा। टोवा उदास होकर कहती है कि वह पूरा दिन उसका इंतजार करती रही। 3 दिन बाद उन्हें उसकी बोट मिली। टोवा मानती थी कि यह एक एक्सीडेंट था, क्योंकि उस रात बहुत तूफान था। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर ने इशारा किया कि शायद एरिक ने खुद अपनी जान ली हो, और बस उसी दिन से पूरे टाउन में अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं। अब भी उसे यही डर सताता है कि शायद एरिक अपनी आखिरी घड़ी में उससे नाराज था। लेकिन कैमरन उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है। उस उम्र में अक्सर बच्चे बेवकूफियां करते हैं और गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं। शायद एरिक ने आखिरी समय में उस लड़ाई के बारे में सोचा भी नहीं होगा।
रात काफ़ी हो चुकी होती है, इसलिए टोवा कैमरन को सोफे पर ही सो जाने कहकर खुद भी सोने चली जाती है। सोने से पहले कैमरन एरिक के कमरे को ध्यान से देखता है। अगली सुबह टोवा उसे उठाती है और दोनों जल्दी जल्दी तैयार हो रहे होते हैं कि तभी उसकी एक दोस्त अचानक घर के अंदर आ जाती है और दोनों को साथ देखकर शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद वे सब मैरियन के फेयरवेल लंच में पहुंचते हैं। वहां उसकी दोस्तें मजाक करते हुए कहती हैं कि टोवा अब उस गैंगस्टर लड़के के साथ टाइम स्पेंड करने लगी है, लेकिन इस बार टोवा मुस्कुराकर कहती है कि कैमरन बहुत अच्छा लड़का है। तभी वहां मैरियन की बेटी का एक दोस्त अपनी पत्नी के साथ आता है। वे लोग टोवा को पहचान लेते हैं और बताते हैं कि वह हाल ही में उनका घर खरीदने देखने गए थे। ये सुनते ही उसकी सारी दोस्तें शॉक्ड रह जाती हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि टोवा सीक्रेटली टाउन छोड़ने वाली है। आखिरकार टोवा मान लेती है कि वह ओल्ड एज होम जाने वाली है। उसकी सारी दोस्त बहुत दुखी हो जाती हैं। वे उसे रोकने की कोशिश करती हैं और यहाँ तक कहती हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह उनके साथ रह सकती है, लेकिन टोवा अपना फैसला नहीं बदलती। कुछ देर बाद वही आदमी टोवा से अकेले में माफ़ी मांगता है कि उसने गलती से उसका सीक्रेट सबके सामने रिवील कर दिया। फिर वो बताता है कि वह एरिक का दोस्त हुआ करता था। उसके मुताबिक एरिक बहुत खुशमिजाज लड़का था और उसे कभी नहीं लगा कि उसने खुद अपनी जान ली होगी, क्योंकि उनकी अगले हफ्ते मिलने की प्लानिंग थी और एरिक किसी लड़की को भी साथ लाने वाला था। यह सुनकर टोवा चौंक जाती है। वह तुरंत उस लड़की के बारे में पूछती है। आदमी बताता है कि एरिक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सीक्रेटिव था, लेकिन उसे लगता है कि उस लड़की का नाम शायद कैसी या डैफ्नी था। घर लौटते ही टोवा सीधे एरिक के कमरे में जाती है। अब वह उसके पुराने सामान में उसकी गर्लफ्रेंड से जुड़ा कोई भी क्लू ढूंढने लगती है। उधर कैमरन एक्वेरियम में अकेले काम कर रहा होता है। वहीं मार्सेलस भी उम्मीद कर रहा होता है कि उसकी मौत के करीब आते आते टोवा और कैमरन की कहानी भी अंजाम के करीब पहुंचती जा रही है, लेकिन सबको दुख पहुंचने वाला है। कैमरन टोवा के लिए चिंतित होकर फिर से उससे मिलने घर पहुंचता है, लेकिन उस समय टोवा इस तरह एरिक की पुरानी यादों और सामान में खोई होती है कि उसे कैमरन की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद कैमरन चुपचाप वहां से वापस चला जाता है। अगले दिन टोवा अपनी दोस्त मैरियन के घर जाती है और उसकी बेटी से पुराना स्कूल ईयरबुक मांगती है। दोनों मिलकर काफ़ी देर तक पुरानी किताबें खोजती रहती हैं और आखिरकार उन्हें वो ईयरबुक मिल जाती है। टोवा उसमें कैसी डैफ्नी नाम की लड़की की फ़ोटो ढूंढ निकालती है। तब मैरियन की बेटी बताती है कि वह लड़की अक्सर साइमन नाम के लड़के के साथ दिखाई देती थी, एरिक के साथ नहीं। ये सुनकर टोवा और भी कंफ्यूज हो जाती है। उसे महसूस होता है कि शायद वह अपने बेटे एरिक की ज़िंदगी के बारे में बहुत कम जानती थी। घर लौटते ही टोवा देखती है कि कैमरन पहले से उसके घर के अंदर मौजूद है। वह चुपचाप उसके टूटे हुए स्टेयर्स ठीक कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही टोवा उसे एरिक के कमरे के पास देखती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। कैमरन समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था, मगर टोवा चीखते हुए उसे तुरंत घर से बाहर निकल जाने को कह देती है। कैमरन दुखी होकर वहां से चला जाता है। उसी रात टोवा को मैसेज मिलता है कि उसका घर बिक चुका है और अब सिर्फ फाइनल पेपर्स साइन करने बाकी हैं। नीचे उतरते समय उसकी नज़र उन स्टेयर्स पर पड़ती है जिन्हें कैमरन ने बिना कुछ कहे ठीक कर दिया होता है। ये देखकर उसे अपने व्यवहार पर गिल्ट होने लगता है। इस बीच मार्सेलस ये सब महसूस कर रहा होता है और उसे यह बात बेहद अजीब लगती है कि इंसानों के पास इतने सारे शब्द होने के बावजूद वे अपने दिल की बात ठीक से एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाते। अगले दिन टोवा एक्वेरियम पहुंचती है और टेरी को बताती है कि उसका पैर अब ठीक हो चुका है, लेकिन वह वापस काम पर नहीं आएगी क्योंकि उसने ओल्ड एज होम जाने का फैसला कर लिया है। टेरी उसे एक नई रेस्क्यूड ऑक्टोपस दिखाता है जिसे हाल ही में एक्वेरियम लाया गया था। फिर वह दुखी होकर कहता है कि मार्सेलस अब ज्यादा समय तक नहीं बचेगा। ये सुनकर टोवा चुपचाप उसके पास जाती है और उससे माफी मांगती है कि पिछले कुछ दिनों से वह उसके साथ नहीं थी क्योंकि वह एरिक की गर्लफ्रेंड को ढूंढने में लगी हुई थी। इसी बीच कैमरन को आखिरकार अपनी मां के साथ फोटो वाले इंसान साइमन ब्रिंक्स से मिलने का मौका मिलता है, लेकिन वहां कैमरन को एक शॉकिंग सच पता चलता है। साइमन उसका पिता नहीं है बल्कि उसकी मां का बेस्ट फ्रेंड था। वो बताता है कि कैमरन की मां का सच में कोई बॉयफ्रेंड था, लेकिन वह हमेशा उसके बारे में सीक्रेटिव रहती थी। जब कैमरन उसे रिंग दिखाता है तो साइमन साफ कह देता है कि उस रिंग पर उसके इनिशियल्स नहीं है। उसके इनिशियल्स मतलब नाम के पहले वर्ड्स SB हैं, ELS नहीं। यह सुनकर कैमरन पूरी तरह टूट जाता है। एक्वेरियम पहुंचकर उसे महसूस होता है कि उसकी सारी उम्मीदें झूठ थीं। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वह टाउन छोड़ने का फैसला कर लेता है। टोवा उससे पहले वाली बात के लिए माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरन गुस्से में कहता है कि यह पूरा सफर ही बेकार था, उसे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। इतना कहकर वह अपनी रिंग भी ईल्स के टैंक में फेंक देता है और रिंग उन्हीं ईल्स के बीच जा गिरती है जो कभी मार्सेलस के सबसे बड़े दुश्मन थे। टोवा उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर कैमरन अपनी वैन में बैठकर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर मार्सेलस को अपना अतीत याद आने लगता है जब वह समुद्र में एक क्रैब पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उन खतरनाक ईल्स ने उस पर हमला कर दिया था। वह किसी तरह बच तो गया, लेकिन उसी दौरान इंसानों ने रेस्क्यू के नाम पर उसे पकड़ लिया
और हमेशा के लिए एक्वेरियम में कैद कर दिया। खतरे के बावजूद भी मार्सेलस कैमरन की रिंग चुराने ईल्स के टैंक में घुस जाता है। इसी दौरान टोवा भी आखिरी बार एक्वेरियम की सफाई करते हुए नोटिस करती है कि मार्सेलस अपने टैंक में नहीं है। घबराकर वह उसे ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे फ्लोर पर धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ते हुए देखती है। टोवा तुरंत एक बकेट में पानी लेकर उसके पास जाती है और उसे आराम से बकेट में डाल देती है। तभी उसकी नज़र उस दिशा पर जाती है जहां से समुद्र दिखाई दे रहा होता है। उसी पल वह समझ जाती है कि मार्सेलस अपने आखिरी समय में वापस समुद्र, अपने असली घर लौटना चाहता है। आंखों में आंसू लिए टोवा उसे लेकर बाहर निकलती है। रास्ते भर वह उसे बताती है कि उसे एहसास हो चुका है कि यह टाउन ही उसका घर है और वह इसे नहीं छोड़ सकती। फिर वह भावुक होकर मार्सेलस से भी कहती है कि शायद एक्वेरियम उसकी पसंद की जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी वह खुश है कि टेरी ने उसे उस दिन रेस्क्यू किया था, क्योंकि आखिर में मार्सेलस ने ही उसे इमोशनल तौर पर बचाया है। फिर वह भारी दिल से मार्सेलस को वापस उसके असली घर समुद्र में छोड़ देती है और मार्सेलस भी उसे अलविदा मेरी दोस्त कहकर धीरे धीरे गहरे समंदर में गायब हो जाता है। उधर अपनी वैन में बैठा कैमरन टोवा द्वारा बनाई गई क्लीनिंग फॉर्मूला की बोतल देखता है। उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में बहुत गलत व्यवहार किया है। इधर टोवा अब वापस लौटने लगती है, तभी उसकी नज़र बकेट पर पड़ती है। उसके अंदर कैमरन की वही रिंग पड़ी होती है जिसे मार्सेलस ने ईल्स के टैंक से चुरा लिया होता है। वह ध्यान से उसके इनिशियल्स ELS देखती है और अचानक सब समझ जाती है। वह रोते हुए मार्सेलस का धन्यवाद करने लगती है। उसी समय कैमरन वापस लौट आता है। वह टोवा से माफ़ी मांगता है और पूछता है कि मार्सेलस कहाँ है। टोवा बताती है कि उसने उसे समुद्र में आज़ाद कर दिया। फिर वह कैमरन को बैठाकर बताती है कि मार्सेलस हमारे लिए कुछ छोड़ गया है। वह कैमरन को उसकी रिंग दिखाती है और आंखों में आंसू लिए कहती है कि उसके बेटे का पूरा नाम था एरिक अर्नस्ट लिंगरेन सुलिवन और उसके इनिशियल्स भी ELS ही थे। मतलब ये रिंग एरिक की ही है। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ जाती है कि एरिक ही कैमरन का असली पिता था और इसका मतलब कैमरन टोवा का अपना पोता है। दोनों वहीं बैठकर मार्सेलस का धन्यवाद देते हुए रोने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ मार्सेलस भी उन दोनों की तकलीफ दूर करके आखिरकार पूरी तरह आजाद अपने असली घर लौट चुका होता है। इसके बाद टोवा ईथन को उसका टी-शर्ट साफ करके लौटा देती है जिसे उसने डेट पर गंदा कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ कैमरन भी एवरी से मिलता है। वो अपने पहले वाले बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगर एवरी चाहे तो वह उसके और उसके बेटे की ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है। धीरे धीरे कैमरन अपनी पुरानी वैन भी बेच देता है और टोवा के घर में रहने लगता है। एक दिन दोनों मिलकर एरिक का कमरा साफ कर रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ एक हिडन कंपार्टमेंट मिलता है। उसके अंदर उन्हें एरिक का एक छोटा सा बॉक्स छिपा हुआ मिलता है। जब वे उसे खोलते हैं तो अंदर एरिक और कैमरन की माँ की पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जिनसे पता चलता है कि एरिक ने अपने आने वाले बच्चे का नाम पहले से सोच रखा था। मतलब कैमरन कोई गलती या एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एरिक अपने बच्चे को लेकर सच में खुश था। उसमें टोवा को उसका फेवरेट खिलौना भी मिलता है जिसे एरिक ने जोड़ कर रख दिया होता है। ये सब जानने के बाद टोवा के दिल में सालों से जमा दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। अब उसे एहसास होता है कि उसका बेटा उससे नाराज होकर नहीं गया था। वहीं कैमरन को भी आखिरकार उसका परिवार मिल जाता है। कुछ समय बाद सभी लोग साथ बैठकर बारबेक्यू एंजॉय करते हैं। टोवा और ईथन अब पहले से काफी करीब आ चुके होते हैं। कैमरन भी एवरी और उसके बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करने लग जाता है। अब टोवा वहीं की नई क्यूरेटर बन चुकी होती है और अब एक्वेरियम में लाई गई नई फीमेल ऑक्टोपस को भी सभी पसंद करने लगते हैं। वहीं समुद्र की गहराइयों में मार्सेलस अपने असली घर में शांति से आराम करते हुए सोच रहा होता है कि इंसान ज्यादातर समय ऑनकवर्ड, शोर मचाने वाले और बेवकूफ होते हैं, लेकिन कभी कभी वही इंसान बेहद खूबसूरत और रोशनी से भरे हुए क्रीचर्स भी बन जाते हैं। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।